हेलो डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं आयनिक साम्य वाले चैप्टर में आगे साल्ट के बारे में। तो देखो, अगर अपन साल्ट के बारे में बात करते हैं तो साल्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल व 1 ग्राम तुल्यांक क्षार को मिलाने पर उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रम होता है ये उष्मा से प्रक्रम होता है। उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। इसमें निकलने वाली उष्मा को अपन कौन सी उष्मा बोल देते हैं, उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। तो देखो, अम्ल और क्षार आपस में क्या करेंगे, एक जल के अणु का निष्कासन करके आपके पास में किसका निर्माण करते हैं, लवण का, साल्ट का। और ये यहाँ पे अपन बोलते हैं उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। इस निकलने वाली उष्मा को, बाहर जो निकलती है उसको अपन कौन सी उष्मा बोल देते हैं, उदासीनीकरण उष्मा बोल देते हैं। एक आपको ये याद रखना, देखो परबल अम्ल और परबल क्षार की जो उदासीनीकरण उष्मा का मान होता है ना, वो होता है आपके पास में -13.7 किलो जूल में, या आपके पास में -57.26 किलो कैलोरी में। बाकी अन्य जितने भी लवण का फॉर्मेशन होता है, चाहे परबल अम्ल हो, दुर्बल क्षार हो, या अपन बोले दुर्बल अम्ल हो, परबल क्षार हो, या दोनों ही दुर्बल है, उनकी सबकी उदासीनीकरण उष्मा का मान आपके पास में 13.7 किलो जूल से या -57.26 किलो कैलोरी से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो कई बार जेट में ये भी क्वेश्चन, जैसे जेट 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परबल अम्ल और परबल क्षार के लिए उदासीनीकरण उष्मा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेट 2013 में। अब देखो, अपन बात करते हैं लवणों के प्रकार व जल अपघटन व इनका जल अपघटन। लवणों के प्रकार व इनका जल अपघटन। तो देखो, लवणों का जो जल अपघटन होता है वो उष्मा शोषी प्रक्रम होता है आपके पास में। जबकि लवण की फॉर्मेशन की जो अभिक्रिया होती है वो अपन बोलते हैं कौन सा प्रक्रम होता है, उष्मा सेपी प्रक्रम होता है। यानी अम्ल और क्षार की क्रिया से, यानी उदासीनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है, लवण का। वो सेपी प्रक्रम होता है। और इसकी अगर अपन रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, यानी लवण का अगर अपन जल अपघटन करवाएंगे तो वापिस आपके पास में अम्ल और क्षार प्राप्त होगा। लेकिन ये प्रक्रम कौन सा होगा आपके पास में, उष्मा शोषी। तो देखो, आपको पहले याद रखना, देखो परबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस साल्ट की बात करते हैं। अब आपको थोड़े से एग्जांपल, देखो शुरू में अपन ने इस चैप्टर में जो टेबल बना रखी थी, टेबल मैंने देखो दुर्बल अम्ल की, परबल अम्ल की, दुर्बल क्षार की, परबल क्षार की एक टेबल बनवा रखी है। उस टेबल में आपको कौन सा अम्ल याद रखना, परबल कौन सा है, दुर्बल कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है, परबल क्षार कौन सा है। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं, देखो परबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवणों की। तो अपन परबल अम्ल है तो और दुर्बल क्षार है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपके पास में जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड नहीं। यहां पे अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने बात की आपके पास में जैसे मैंने लिखा लिथियम सल्फेट है, क्या ये आपके पास में लिथियम सल्फेट मान लो। इधर मैंने लिखा ये जिंक नाइट्रेट है, जैसे आपके पास में जिंक नाइट्रेट हो गया। इसके अलावा अपन ने बात की जैसे आपके पास में ये फेरिक क्लोराइड हो गया, FeCl3 हो गया। तो देखो यहाँ पे ये जो धन आयन मूलक होता है ये तो किसके द्वारा दिया जाता है आपके पास में, क्षार के द्वारा। और जो ऋणायन मूलक होता है ये किसके द्वारा दिया जाता है आपके पास में, अम्ल के द्वारा। यानी यहाँ पे अपन बात करें अगर इनकी, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, यानी इसमें अपन बात करते हैं तो क्षार तो आपके पास में लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है। और अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल कौन होता है आपके पास में, एस्टोसोफोर होता है। तो आपके पास में एसिड है वो तो स्ट्रोंग है, और जो बेस है वो आपके पास में क्या है, वीक है। इसी प्रकार एग्जाम्पल हो गया जिंक नाइट्रेट। तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड और आपके पास में नाइट्रिक एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, जिंक नाइट्रेट बना। फेरिक क्लोराइड की बात करें तो आपके पास में यहाँ पे अपन क्षार की बात करें तो क्षार तो आपके पास में कौन सा होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा, FeOH का होल थ्राइस। और आपके पास में जो एसिड होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोराइड होगा। तो हाइड्रोक्लोराइड है ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये आपके पास में वीक बेस है। क्या ये वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के पूरे एग्जांपल आपके पास में, जैसे अपन और बात करें यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा ये मैग्नीशियम आपके पास में आयोडाइड है। तो इसका मतलब ये आपके पास में साल्ट के अंदर ये आपके पास में कौन सा धन आयन मूलक है, और ये आपके पास में ऋणायन मूलक है। ये धन आयन मूलक तो किसके द्वारा दिया जाएगा, क्षार के द्वारा। ये किसके द्वारा, अगर अपन इसकी बात करते हैं इसका मतलब ये मैग्नीशियम 2+, और ये आपके पास में I-। इसका मतलब अगर आपके पास में ऋणायन मूलक पर, तो अगर वापिस आप H+ आयन जोड़ते हो इसमें, तो ये आपके पास में अम्ल बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, HI। इसका मतलब ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है। और धनायन मूलक पर अगर आप OH नेगेटिव आयन जोड़ते हो, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अपन ने किस में रखा था, वीक बेस में रखा था। किस में रखा था, वीक बेस में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, अपन बोल सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बने। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए जलीय विलयन में H+, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, आपके पास में एसिड है,
तो अपन बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके वियोजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और वीक बेस है तो उसके वियोजन की मात्रा क्या होगी, कम। तो विलयन में अपन बात करेंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता आपके पास में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता से क्या होगी, ज्यादा। जब H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो अपन बोलेंगे कि जो माध्यम होगा विलयन का वो कौन सा होगा, अम्लीय होगा। और अम्लीय होगा तो अपन बोलेंगे विलयन की पीएच है वो 7 से क्या होगी, कम। जबकि पीओएच होगी वो 7 से क्या होगी, 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच का मान किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्रकार का जो विलयन होता है, साल्ट का जो है विलयन, वो कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होगा। और लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव डालेगा, नीले लिटमस पत्र को किस में बदलेगा, लाल में। जैसे जेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पास में, जेट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का जो आपके पास में विलयन है उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। ये लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव डालेगा, ये नीले को किस में चेंज करेगा, आपके पास में लाल में। फिर अपन नेक्स्ट की बात करें, देखो अब की बार है, अब की बार दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण, यानी वीक तो आपके पास में एसिड और स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल आपके पास में, जैसे यहाँ पे आपके पास में लिख रखा है, ये सोडियम एसिटेट है, सोडियम कार्बोनेट है। इसका मतलब ये किससे मिलकर बना, यहाँ पे क्षार की बात करें तो ये धनायन मूलक पे तो क्या जोड़ दूं, ये आपके पास में नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो धनायन मूलक पे तो क्या जोड़ दूं मैं, आपके पास में OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपके पास में क्षार है, और ऋणायन मूलक पे क्या जोड़ दो आपके पास में, तो एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड तो आपके पास में क्या होता है, वीक आपके पास में एसिड है, ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की ये किससे मिलकर बना हुआ है, वही आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड से और कार्बोनिक अम्ल से, H2CO3 से। तो ये तो आपके पास में क्या है, वीक एसिड है, और ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस है। और एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में, जैसे ये कैल्शियम आपके पास में साइनाइड लिखा आपके पास में, कैल्शियम साइनाइड है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बना हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपके पास में क्या है, ये तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और इसके अलावा आपके पास में हाइड्रोजन साइनाइड है, यहाँ पे अम्ल है, तो ये आपके पास में क्या है, वीक एसिड है। क्या ये वीक है, एसिड है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आपके पास में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तो नहीं, ये तो दुर्बल में हो जाएगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे पोटेशियम है, नाइट्राइट की बात करूँ, ये देखो NO2, तो ये K प्लस में, ये आपके पास में नाइट्राइट है, तो ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये क्या बनाएगा आपके पास में, नाइट्रस अम्ल बनाएगा। तो नाइट्रस अम्ल तो आपके पास में क्या होगा, वीक एसिड होगा, और ये आपके पास में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये एग्जांपल। इसके अलावा अपन बोलेंगे अब की बार स्ट्रॉन्ग आपके पास में क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो अपन बोलेंगे इसके वियोजन की मात्रा ज्यादा होगी, और वीक बेस है तो इसके वियोजन की मात्रा क्या होगी, कम। तो जो इनका विलयन होगा उसके अंदर अपन बोलेंगे OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता से क्या होगी, ज्यादा। तो अपन बोलेंगे विलयन की पीएच है ना वो 7 से ज्यादा होगी, पीओएच 7 से कम होगी। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लवण का जलीय विलयन कौन सी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। और लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव डालेंगे, लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देंगे, आपके पास में नीले में परिवर्तित कर देंगे। किस में परिवर्तित कर देंगे, नीले में। फिर अपन नेक्स्ट साल्ट की बात करते हैं। देखो परबल अम्ल और परबल क्षार से बना लवण, एक तो देखो परबल अम्ल और परबल क्षार होता नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट के जो लवण का जल अपघटन है नहीं होता। तो लवण का जब जल अपघटन ही नहीं होगा तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में NaCl, तो आपके पास में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा और अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट आपके पास में CaNO3 का होल ट्वाइस। इसके अलावा मैंने लिखा जैसे स्ट्रांशियम आपके पास में सल्फेट है, क्या स्ट्रांशियम है, सल्फेट। इसके अलावा लिखा मैंने जैसे बेरियम आपके पास में आयोडाइड है आपके पास में, या बेरियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। इसके अलावा अपन और बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये किससे मिलकर बने हैं, वीक आपके पास में सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग आपके पास में बेस है। तो इन लवणों का जल अपघटन नहीं होता। तो इनकी जो पीएच होती है ना, यहाँ पे अपन बोलते हैं H प्लस आयन की सांद्रता और आपके पास में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता, दोनों की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर होती है तो अपन बोलते हैं यहाँ पीएच आपके पास में 7 होगी, तो पीओएच का मान भी कितना होगा, आपके पास में 7 होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लवण का जलीय विलयन उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होती है, बराबर है। तो पीएच किसके बराबर होती है, पीओएच के बराबर होती है। तो पीएच भी 7 होती है तो पीओएच भी कितनी होगी, 7 होगी। एग्जाम्पल और नीचे लिखे हुए हैं।
इसके बाद में अपन देखो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे बताओ क्षार तो आपके पास में कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस तो कौन सा आपके पास में, एनओएच। ये आपके पास में धनाइन मूलक है, ये आपके पास में ऋणाइन है मूलक है, तो ऋणाइन मूलक पर आपके पास में H जोड़ते ही अम्ल बन जाएगा, तो HClO4। तो पर क्लोरिक एसिड को अपन ने क्या बोला था, ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड और ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में BaOH का होल ट्वाइस, तो इसमें क्षार तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है। और अम्ल की बात करें तो अम्ल कौन है आपके पास में, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो साल्ट होता है, इनके जलीय विलयन की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। और ये लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव है नहीं डालते। अगर लिटमस पत्थर पर प्रभाव, तो इनका विलयन उदासीन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन। तो लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं डालते, लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई प्रभाव नहीं डालते। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखो एक आपके पास में लवणों का पीएच ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, लवणों का पीएच। तो देखो जल अपघटन की मात्रा होती है ना, एक तो ये जल अपघटन की मात्रा होती है सांद्रता के वर्गमूल के, क्या होती है, जल अपघटन की मात्रा को ऐसे डिनोट करते हैं। ये सांद्रता के जो जल अपघटन की मात्रा होती है, ये सांद्रता के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, और तन्यता के वर्गमूल के क्या होती है, समानुपाती। इसका मतलब तन्यता बढ़ाने पर अपन बोलते हैं लवणों के जल अपघटन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। देखो अपन ये बात करें अभी, तो ये आपको अभी बोला है कि अपन बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट का जल अपघटन है नहीं होता। तो इसके अलावा जो अपने पास में और साल्ट है, उनके अपन जल अपघटन की स्थिरांक, जल अपघटन की मात्रा और पीएच ज्ञात करने का अपन सूत्र की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस साल्ट की बात करते हैं। तो जल अपघटन स्थिरांक का जो मान होगा KH, ये KH बराबर, सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं यहाँ पे आपको। जल अपघटन स्थिरांक को अपन किसे डिनोट करते हैं, KH से डिनोट करते हैं। तो KH बराबर ये हो जाएगा आपके पास में KW बटा आपके पास में KB। KW यहाँ पे जल का आयनिक गुणनफल है और KB के आपके पास में जो दुर्बल आपके पास में होता है उसका वियोजन स्थिरांक लेते हैं। तो यहाँ पे दुर्बल कौन है आपके पास में, बेस है, तो बेस का क्या आएगा आपके पास में, वियोजन स्थिरांक। जल अपघटन की मात्रा ज्ञात करेंगे, तो जल अपघटन की मात्रा हो जाएगी, जल अपघटन की मात्रा को किससे डिनोट करते हैं अपन, H से। तो ये H बराबर आपके पास में हो जाएगा KW बटा आपके पास में KB इंटू सी का क्या हो जाएगा आपके पास में, अंडर रूट हो जाएगा। यहां पे फिर अपन बात करते हैं, अब की बार देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट है, तो इसके लिए अगर जल अपघटन स्थिरांक की बात करें KH बराबर, तो ऊपर तो आपके पास में जल का आयनिक गुणनफल KW होगा, लेकिन वीक कौन है अब की बार, यहाँ पे एसिड है, तो वियोजन स्थिरांक किसका आएगा आपके पास में, एसिड का आएगा K। और वही जल अपघटन की मात्रा की बात करें अपन है, तो जल अपघटन की मात्रा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KW बटा आपके पास में KA इंटू सी का क्या हो जाएगा आपके पास में, अंडर रूट हो जाएगा। देखो इनकी पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपके पास में 1/2 रो KW। अब देखो यहां पे अपन बात करते हैं इनकी पीएच, जो आपके पास में स्ट्रॉन्ग तो एसिड और वीक बेस है, तो इनकी पीएच 7 से क्या होगी आपके पास में, कम होगी। तो कम होगी तो इसका मतलब यहां पे मैं लिखूंगा माइनस का आपके पास में 1/2 रो KA, और ये आपके पास में माइनस का 1/2 log C होगा। क्या होगा, log C। देखो रो KW का मान आपको पता है कितना होता है आपके पास में, 14। तो 14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो मैं पीएच का फॉर्मूला यूं भी लिख सकता हूं आपके पास में 7 माइनस का 1/2 रो KA, वीक बेस था ना, सॉरी, रो KB। यहां पे अपन बात करें KB है ना यहाँ पे, तो ये KB आएगा लिखने में थोड़ा सा। इसके अलावा अपन बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो KB माइनस का 1/2 log C हो जाएगा। अब देखो इसकी अगर अपन पीएच ज्ञात करने की बात करें, तो इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच बराबर आपके पास में 1/2 रो KW। अब की बार अपन बोल रहे हैं यहां पे आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब पीएच का मान 7 से क्या होगा, ज्यादा। तो ये आपके पास में प्लस में आएगा, यहाँ पे चिन्ह 1/2 रो KA, और प्लस आपके पास में 1/2 log C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log C। अगर इसको अपन मान लो कि यहाँ पे 1/2 रो KW को अपन कितना लिख सकते हैं, 7। तो 7 प्लस का 1/2 रो KA, और प्लस आपके पास में 1/2 log क्या हो जाएगा आपके पास में C हो जाएगा।
तो ये देखो जेट में जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये जेट के अंदर आपके पास में यही क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला, ये पीएच का सूत्र पूछा हुआ आपके पास में जेट 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ सीधा सीधा पीएच याद करने का फॉर्मूला। इसके बाद में अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। अब की बार है दोनों ही वीक आपके पास में, वीक एसिड और वीक आपके पास में बेस है। इनके एग्जांपल आपको पता ही है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, तो जिंक हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल दोनों ही वीक है। इसके अलावा लिखा जैसे मैंने मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो यहाँ पे आपके पास में मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये आपके पास में हाइड्रोजन फ्लोराइड, दोनों ही के आपके पास में वीक है। यहाँ पे जल अपघटन स्थिरांक की अगर अपन बात करते हैं तो जल अपघटन स्थिरांक KH बराबर आपके पास में जल का आयनिक गुणनफल, और दोनों ही वीक है तो दोनों के वियोजन स्थिरांक आएगा, यानी अम्ल का वियोजन स्थिरांक इनटू आपके पास में किसका वियोजन स्थिरांक, क्षार का। जबकि जल अपघटन की मात्रा की बात करें H की, तो ये H बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, KH का आपके पास में क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यानी अपन लिख सकते हैं जल अपघटन की मात्रा का फॉर्मूला H बराबर अपन KW बटा आपके पास में KA इंटू KB का आपके पास में क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और पीएच याद करने की बात करते हैं तो पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में 1/2 रो के डब्लू। और यहां पे अपन लिख सकते हैं इसको प्लस का 1/2 रो के ए माइनस का रो के बी, ये पीएच ज्ञात करना है। तो ये पीएच ज्ञात करने के तीनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं, एक आता है आपके पास में कॉमन आइन इफेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं समाइनन प्रभाव। क्या बोलते हैं, समाइनन प्रभाव। देखो पहले तो डेफिनेशन देखो, समाइनन प्रभाव कहता क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में सम आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कारण, लासत्तले के नियम के कारण। देखो आपके पास में ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल क्षार है ना ये आपके पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये एक्वस के अंदर आपके पास में वियोजित होकर क्या देगा, NH4 प्लस आइन देगा, NH4 प्लस अमोनियम आइन, NH4 प्लस, और साथ में आपके पास में कौन सा आइन देगा, हाइड्रोक्साइड आइन देगा। कौन सा आइन देगा, हाइड्रोक्साइड आइन। अब इसमें अपन ने प्रबल विद्युत अपघट्य मिला दिया आपके पास में NaOH, ये प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये आपके पास में क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। ये वियोजित होकर आपके पास में Na प्लस आइन देगा और क्या देगा, OH माइनस आइन। तो ये देखो समाइनन प्रभाव के कारण यहाँ पे OH OH, दुर्बल विद्युत अपघट्य में OH आइन है और प्रबल विद्युत अपघट्य में भी कौन सा आइन है, OH आइन। तो अपन बोलते हैं OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, तो लासत्तले का नियम क्या कहता है, जब उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में होगी, इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, आपके पास में कम हो जाएगी। और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन की मात्रा कम हो जाएगी तो विलयन में कौन से आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, NH4 प्लस की, क्योंकि OH नेगेटिव आयन की सांद्रता कम नहीं होगी, क्योंकि OH नेगेटिव आयन तो किसके द्वारा दिया जा रहा है, आपके पास में NaOH के द्वारा भी दिया जा रहा है। तो देखो NH4OH के वियोजन की मात्रा घट जाती है तथा विलयन में NH4 प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो सिंपल सा सम कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में आप सम आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य मिला दोगे तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और विलयन के अंदर उस आयन की, दुर्बल विद्युत अपघट्य के उस आयन की सांद्रता कम होगी जो समाइनन नहीं है। तो यहां पे समाइनन कौन सा नहीं था आपके पास में, NH4 प्लस, तो ये इस विलयन में इस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड के वियोजन की मात्रा कौन से विद्युत अपघट्य के मिलाने पर कम हो जाएगी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, अगर अपन H2S की बात करें, ये वियोजित होकर आपके पास में क्या देगा, H प्लस आइन देगा और आपके पास में हाइड्रोजन है सल्फाइड आइन देगा। अब देखो सम आइन की बात करें, NH4 इसमें तो सम आइन है ही नहीं, HF के अंदर बात करें तो HF आपके पास में, अगर HF की भी बात करते हैं अपन हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो ये वियोजित होकर आपके पास में H प्लस आइन देगा और आपके पास में क्या देगा, फ्लोराइड आइन देगा। देखो सम आइन तो है लेकिन ये आपके पास में क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। क्या ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। जबकि अपन बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य में सम आयन वाला क्या मिलाना चाहिए आपके पास में, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में दुर्बल विद्युत अपघट्य मिलाने पर वियोजन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये कार्बोनिक अम्ल है, ये भी आपके पास में कौन सा विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। कौन सा विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। जबकि HCl की बात करते हैं तो ये आपके पास में कौन सा है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो अगर यहां पे अपन HCl को मिला देंगे तो HCl वियोजित होकर आपके पास में क्या देगा, H प्लस आइन और आपके पास में Cl नेगेटिव आइन।
तो ये देखो सम आयनन के कारण अपन बोलेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड के वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर अपन बोलते हैं कि उत्पादों की सांद्रता बढ़ी तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में H2S का हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, इसलिए वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और विलयन में कौन से आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, हाइड्रोजन। और विलयन में इस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी आपके पास में, विलयन में इस आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, सांद्रता कम। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास में, हाइड्रोजन सल्फाइड के वियोजन की मात्रा कौन से विद्युत अपघट्य के मिलाने पर कम हो जाएगी, तो केवल HCl के मिलाने से कम होगी। ये सम आयनन वाला नहीं है, ये दोनों सम आयनन वाले हैं, लेकिन ये कौन से हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और सम आयनन वाला केवल HCl ही केवल क्या आपके पास में प्रबल विद्युत अपघट्य है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो बफर विलयन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, या उभय प्रतिरोधी विलयन भी बोलते हैं। देखो वह विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाने पर पीएच का परिवर्तन नहीं होता। ये अपन यूं बोल सकते हैं कि वह विलयन जिसकी पीएच परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में आपको अम्ल और क्षार की मात्रा मिलानी पड़ती है, क्या कौन सा विलयन कहलाता है, बफर विलयन कहलाता है। तो बफर विलयन वे सॉल्यूशन होते हैं, वे विलयन होते हैं जिनमें अल्प मात्रा में आप अम्ल और क्षार मिलाओगे तो उनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको उनकी पीएच परिवर्तित करनी है तो आपको आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्या मिलाना पड़ेगा, अम्ल और क्षार मिलाना पड़ेगा। देखो बफर सॉल्यूशन के अपन प्रकार पढ़ते हैं तो अपन बोलते हैं बफर विलयन के 3 प्रकार होते हैं। एक अम्लीय बफर विलयन कहलाता है, एक क्षारीय बफर विलयन कहलाता है, एक कौन सा कहलाता है आपके पास में, सामान्य बफर विलयन बोलते हैं। तो देखो अम्लीय बफर विलयन किसको बोलते हैं, दुर्बल अम्ल और इसी दुर्बल अम्ल का, ये जो दुर्बल अम्ल लेते हैं उसी दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार का जो लवण होता है, इन दोनों के मिक्सर को अपन क्या बोल देते हैं, अम्लीय बफर विलयन बोल देते हैं। यानी दुर्बल अम्ल और उसी दुर्बल अम्ल का क्या हो, प्रबल क्षार के साथ में लवण हो, तो इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास में, अम्लीय बफर विलयन कहलाएगा। आप एग्जाम्पल देखो इधर, जैसे अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो ये देखो मैंने लिखा है ये एसिटिक एसिड है आपके पास में, दुर्बल अम्ल है ये आपके पास में क्या है, वीक एसिड है। इसी वीक एसिड का किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्या होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए। तो यहां पे अपन ने लिखा ये देखो CH3 सी, और ये मैंने बेस, तो ये आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपके पास में परबल क्या है, क्षार है। तो इसी दुर्बल अम्ल का परबल क्षार के साथ में ये क्या हो गया आपके पास में, लवण हो गया। यानी ये आपके पास में वीक एसिड और आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट है। इन दोनों का ये जो मिक्सर होगा ये किस क्या कहलाएगा आपके पास में, अम्लीय बफर विलयन। और एग्जांपल की बात करें, देखो मैंने लिखा हाइड्रोजन साइनाइड, ये आपके पास में क्या है, वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, वीक एसिड। इसी वीक एसिड का आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्या होना चाहिए, लवण होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे पोटेशियम साइनाइड, ये केसियन हो गया आपके पास में। इसके अलावा और एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने ये लिखा, ये आपके पास में कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, ये आपके पास में वीक एसिड है। इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्या होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए, लवण होना चाहिए। तो अपन बात करें तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर अपन बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए आपके पास में, अम्लीय बफर विलयन के। देखो अम्लीय बफर विलयन की पीएच ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आपके पास में है। देखो पीएच ज्ञात करने का तरीका होता है, पीएच बराबर अपन ज्ञात करते हैं तो अपन यूं बोलते हैं यहाँ पे 1/2 रो के ए, सॉरी यहाँ पे पीएच ज्ञात करने का तरीका हो जाएगा रो के ए, ये आपके पास में प्लस लोग ऊपर तो आपके पास में किसकी, लवण की सांद्रता, और नीचे किसकी सांद्रता आपके पास में, अम्ल की सांद्रता। ये आपके पास में पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला किसकी, अम्लीय बफर विलयन की। और इस समीकरण को अपन बोलते हैं हेंडरसन समीकरण। कौन सी समीकरण बोलते हैं, हेंडरसन समीकरण कहते हैं। कौन सी समीकरण बोलते हैं, हेंडरसन समीकरण कहते हैं। अगर अपन यूं बोलते हैं कि आपके पास में लवण, अगर यहां पे अपन बोले अगर लवण और अम्ल की सांद्रता बराबर हो, लवण और आपके पास में किसकी, अम्ल की सांद्रता दोनों क्या हो, बराबर हो, तब अपन ये बोलते हैं जो पीएच की वैल्यू होगी वो पीएच की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास में, रो के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, केवल रो के। क्योंकि अगर दोनों के आपके पास में अगर अपन बोलेंगे आपके सांद्रता बराबर होगी तो पीएच का मान केवल किसके बराबर होगा आपके पास में, रो के। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे बफर विलयन की, क्षारीय बफर विलयन। देखो क्षारीय बफर विलयन क्या है,
वही दुर्बल क्षार, और इसी दुर्बल क्षार का परबल अम्ल के साथ लवण या परबल अम्ल का जो लवण होगा, इन दोनों का मिक्सर होगा, वो आपके पास में क्या कहलाएगा? क्षारीय बफर विलयन कहलाएगा। क्षारीय बफर विलयन कहलाएगा। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो दुर्बल क्षार और उसी दुर्बल क्षार का परबल अम्ल के साथ में जो लवण होगा, इन दोनों का जो मिश्रण होगा, उसको अपन कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? क्षारीय बफर विलयन। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अपन बात करें, देखो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके पास में क्या है? वीक बेस है ये आपके पास में। इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में क्या होना चाहिए? साल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो NH4Cl हो गया, ये देखो। तो ये आपके पास में वीक बेस और आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? ये आपके पास में क्या है? साल्ट है। तो इन दोनों का मिक्सर क्या कहलाएगा आपके पास में? क्षारीय बफर विलयन। और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस, ये आपके पास में वीक बेस है। इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में क्या होना चाहिए? साल्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम सल्फेट। क्या लिख दिया? मैग्नीशियम सल्फेट। इसी प्रकार अपन ने लिखा, जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है आपके पास में, FeOH का होल थ्राइस, इसका किसके साथ में? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। तो मैंने लिख दिया आपके पास में FeBr3 यानी फेरिक ब्रोमाइड। ये आपके पास में वीक बेस है और ये आपके पास में वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है आपके पास में? साल्ट है। तो इनका मिक्सर क्या कहलाएगा आपके पास में? क्षारीय बफर विलयन कहलाएगा। तो दुर्बल क्षार और उसी दुर्बल क्षार का होना चाहिए। इसको कभी भी अपन क्षारीय बफर विलयन नहीं बोल सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में NH4OH और प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास में मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये देखो, ये दुर्बल क्षार है, लेकिन ये जो आपके पास में जो लवण बनाए, ये आपके पास में किसका है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी दुर्बल क्षार है होने को तो, और प्लस साथ में कौन है आपके पास में? HCl। लेकिन यहाँ पे ये जो लवण होना चाहिए था, ये मैग्नीशियम क्लोराइड होना चाहिए। तो इधर आपके पास में जो क्षार है वो भी केवल किसका होना चाहिए था? मैग्नीशियम का होना चाहिए था। इसका मतलब इसको अपन क्षारीय बफर विलयन है नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब क्षारीय बफर विलयन वही होगा कि दुर्बल क्षार और उसी दुर्बल क्षार का क्या होना चाहिए? परबल अम्ल के साथ में क्या होना चाहिए? लवण होना चाहिए। दोनों का मिक्सर क्या कहलाएगा आपके पास में? क्षारीय बफर विलयन कहलाएगा। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इनकी पीओच ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा पीओच, क्योंकि क्षारीय बफर विलयन है तो पहले अपन पीओच ज्ञात करेंगे। तो पीओच ज्ञात करने का तरीका होगा आपके पास में रो के बी और प्लस मैं लिखूंगा यहाँ पे लोग, और ऊपर तो आपके पास में किसकी सांद्रता? लवण की, और नीचे आपके पास में किसकी? क्षार की सांद्रता होगी। किसकी होगी? क्षार की। जब आप पीओच ज्ञात कर सकते हो तो इसकी पीएच भी ज्ञात कर सकते हो। तो पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीएच बराबर आपके पास में 14 माइनस का आपके पास में क्या हो जाएगा? पीओच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीओच। तो इसका मतलब 14 माइनस आपके पास में पीओच की वैल्यू क्या है? कितनी है आपके पास में? रो के बी प्लस आपके पास में लोग, और ऊपर तो आपके पास में किसकी सांद्रता? लवण की सांद्रता, और नीचे आपके पास में क्षार की सांद्रता। तो ये आपके पास में पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला किसके लिए? आपके पास में क्षारीय बफर विलयन। तो ये सीधे सीधे समीकरण पूछे जाएंगे, और इनको भी कौन सी समीकरण बोलूंगा? यहाँ पे हेंडरसन समीकरण बोलूंगा। कौन सी समीकरण है ये आपके पास में? हेंडरसन समीकरण कहलाएगी। कौन सी समीकरण है ये? हेंडरसन हेंडरसन समीकरण है। कौन सी समीकरण है? हेंडरसन समीकरण। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट है साधारण बफर विलयन। साधारण बफर विलयन किसको बोलते हैं? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण किसका? साधारण बफर विलयन कहलाते हैं। यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण किसका कार्य करते हैं? साधारण बफर विलयन का कार्य करते हैं, या साधारण बफर विलयन कहलाते हैं। तो देखो अमोनियम कार्बोनेट, इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल, दुर्बल क्षार और दुर्बली के आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में अमोनियम एसीटेट हो गया। अमोनियम एसीटेट है, इसका मतलब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये आपके पास में एसिटिक एसिड है। इसके अलावा आपके पास में अमोनियम साइनाइड हो गया, दुर्बल क्षार, और आपके पास में दुर्बली क्या है? अम्ल है। यहाँ पे मैंने लिखा मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मतलब हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और प्लस आपके पास में H2CO3। तो ये देखो आपके पास में V की बेस और V की आपके पास में एसिड है, तो दोनों से बना ये साल्ट है। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण किसका कार्य करते हैं? साधारण बफर विलयन का कार्य करते हैं, इन्हें साधारण बफर विलयन कहलाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? विलेयता की। विलेयता और विलेयता गुणनफल पढ़ेंगे अपन। तो देखो विलेयता और विलेयता गुणनफल है, तो विलेयता और विलेयता गुणनफल की बात करें तो विलेयता की डेफिनेशन क्या होती है? किसी पदार्थ के 1 लीटर संतृप्त विलयन में उस पदार्थ के घुले हुए मोलों की संख्या ही पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। यानी संतृप्त विलयन में किसी पदार्थ के घुले हुए मोलों की संख्या ही उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी।
विलेयता की जो इकाई होती है वो मोल प्रति लीटर होती है। मोल ज्ञात करने का तरीका होता है अवयव की ग्राम में मात्रा बटा अवयव का मोलर द्रव्यमान। इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हो? मोल ज्ञात कर सकते हो। अपन बात करते हैं देखो विलेयता गुणनफल की। विलेयता गुणनफल, देखो कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे ये आपके पास में AgCl है, जैसे आपके पास में सिल्वर क्लोराइड है, अपन इसके अलावा बात करते हैं जैसे PbI2 आपके पास में। ये क्या होते हैं कि कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? अल्प विलेय होते हैं। क्या होते हैं? अल्प विलेय। तो इन अल्प विलेय विद्युत अपघट्यों की आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल क्या कहलाएगा? आपके पास में विलेयता गुणनफल कहलाएगा। तो देखो डेफिनेशन क्या है? अल्प विलेय विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल क्या कहलाता है? विलेयता गुणनफल। जैसे ये कोई विद्युत अपघट्य है आपके पास में, कौन सी स्टेट में है? सॉलिड में। ये मान लो अल्प घुलनशील है, तो इसका जितना बहाव घुलेगा वो किसमें? एक्वस में। जितना बहाव घुल गया वो आयनों के अंदर वियोजित हो जाएगा आपके पास में A+ आयन और आपके पास में B- आयन के अंदर। तो यहां पे अगर अपन विलेयता गुणनफल की डेफिनेशन देना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा विलेयता गुणनफल क्या होगा? अल्प विलेय विद्युत अपघट्य की आयनों की सांद्रता, तो A+ आयन की सांद्रता और आपके पास में B- आयन की सांद्रता, इन दोनों आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल ही क्या कहलाएगा? आपके पास में विलेयता गुणनफल कहलाएगा। तो विलेयता गुणनफल की सिंपल सी परिभाषा है अल्प विलेय विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उसके आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है? आपके पास में विलेयता गुणनफल कहलाता है। देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनों की सांद्रताओं का जो गुणनफल ही विलेयता गुणनफल कहलाता है। लेकिन ये कंडीशन आपको देखो, ये 3 कंडीशन देखो। अपन ये बोलते हैं कि अगर विलेयता गुणनफल और आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल अगर बराबर होता है तब तो वो विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन। दूसरी बात अपन बोलते हैं अगर विलेयता गुणनफल का मान आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल से अधिक हो तो इसको अपन बोलते हैं असंतृप्त विलयन बोलते हैं। असंतृप्त विलयन का मतलब हो गया उसी ताप पर आप विद्युत अपघट्य की और मात्रा घोल सकते हैं। और तीसरी कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीसरी कंडीशन होती है जो आपके पास में अपन यहां पे बोल रहे हैं कि आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल अगर विलेयता गुणनफल से ज्यादा हो तो इसको अपन बोल कौन सा विलयन बोलते हैं? असंतृप्त विलयन बोलते हैं। विद्युत अपघट्य की अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी आपके पास में अवक्षेपण की कंडीशन क्या हो गई? इसका मतलब कोई विद्युत अपघट्य है उसकी अवक्षेपण की कंडीशन ये हो गई कि आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल आपके पास में विलेयता गुणनफल से क्या होना चाहिए? ज्यादा होने चाहिए, तब भी वो विद्युत अपघट्य अवक्षेपित होगा, यानी उसका अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी है, आयनों की सांद्रता का गुणनफल क्या कहलाएगा? विलेयता गुणनफल कहलाएगा। अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट विलेयता और विलेयता गुणनफल के अंदर क्या बात करते हैं अपन? संबंध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संबंध की। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं संबंध के अंदर, अपन एक नंबर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। देखो या तो अपन बोले एक एक संयोजी, क्या बोलूं मैं? एक एक संयोजी, एक एक संयोजी। या अपन बोले द्वि द्वि संयोजी, क्या बोलूं? द्वि द्वि संयोजी, द्वि द्वि संयोजी। या यहां पे अपन बात कर सकते हैं कि त्रि त्रि संयोजी, क्या बोलूं मैं? त्रि त्रि संयोजी, त्रि त्रि संयोजी। विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए, अपघट्य के लिए किसमें संबंध है? विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध। इनको इस प्रकार के विद्युत अपघट्य को अपन ए बी प्रकार के भी बोलते हैं। किस प्रकार के विद्युत अपघट्य बोलते हैं? ए बी प्रकार के विद्युत अपघट्य बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में AgCl, ये किस प्रकार का विद्युत अपघट्य हो गया? एक एक संयोजी। ये आपके पास में Ag+ में और आपके पास में Cl है नेगेटिव में, तो इसको अपन बोलेंगे कौन सा? एक एक संयोजी। इसके अलावा देखो मैंने लिखा यहाँ पे ये आपके पास में जिंक सल्फाइड है, तो ये द्वि संयोजी हो गया। जिंक के ऊपर आपके पास में ये देखो +2, सल्फर के ऊपर भी -2, तो ये कौन सा हो गया? द्वि संयोजी हो गया। इस प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए अपन विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध देखेंगे। तो आप एग्जांपल देखो, ये AgCl है, ये AgCl एक्वस में मान लो ये आंशिक विलेय, इसका जितना भाग घुलेगा तो ये आयनों के अंदर वियोजित हो जाएगा आपके पास में Ag+ आयन में और आपके पास में Cl नेगेटिव आयन में। अब अपन अभी विलेयता की अपन ने डेफिनेशन दी थी, अपन बोलते हैं कि पदार्थ के घुले हुए मोलों की संख्या ही विलेयता कहलाती है। तो यहाँ पे Ag+ आयन के मोलों की संख्या कितनी है आपके पास में? 1, तो इसकी विलेयता तो कितनी होगी आपके पास में? S होगी। इसके मोलों की संख्या 1 है तो इसकी भी विलेयता कितनी होगी आपके पास में? S होगी। तो KSV बराबर अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं? KSV बराबर अपन बोलते हैं विलेयता गुणनफल क्या बोलते हैं? आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, यानी Ag+ आयन की सांद्रता और Cl नेगेटिव आयन, इन दोनों के आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल क्या कहलाएगा? विलेयता गुणनफल। लेकिन आपको पता है कि Ag+ आयन की आपके पास में विलेयता S और क्लोराइड आयन की भी विलेयता कितनी है? S है।
तो इसका मतलब के एस भी बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। और यहां से अगर मैं एस का मान ज्ञात करना चाहूं तो बताओ विलेता क्या हो जाएगी, के एस पी का क्या हो जाएगा आपके पास में, अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो ये बताओ किस में संबंध हो गया, विलेता और विलेता गुणनफल में। अब देखो दूसरी अपन बात करते हैं। तो पहला अपन ने बात की एक एक संयोजी, द्विद्वि संयोजी या त्रि संयोजी, यानी ये इस प्रकार के विद्युत अपघट्य होंगे, वो किस प्रकार के होंगे, ए बी प्रकार के होंगे। किस प्रकार के होंगे, ए बी प्रकार के। अब अपन दूसरी बात करें तो यहां पे अब की बार मैं लिखूं द्वि एक संयोजी, क्या लिखूं, या तो द्वि एक संयोजी या एक द्वि संयोजी भी बोल सकते हैं अपन। द्वि एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए अगर इस प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए अपन बात करें तो इनको अपन बोलेंगे AB2 प्रकार के। किस प्रकार के, AB2 प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए। अब AB2 प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए अपन बात करें तो जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे PbI2, ये लेड आयोडाइड है, तो यहाँ पे Pb द्विसंयोजी और आयोडाइड आपके पास में एक संयोजी है। इसका मतलब ये एक्वस में मान लो जितना भाग घुलेगा इसका, ये वियोजित होकर आपके पास में क्या देगा, Pb2+ देगा, और आपके पास में दो कौन से आयन देगा, आयोडाइड आयन देगा। तो इसका मतलब Pb2+ आयन है, इसके मोलों की संख्या कितनी है, एक है, तो इसकी विलेयता तो केवल कितनी होगी, एस होगी। और इसके मोलों की संख्या कितनी है आयोडाइड की, दो है, तो इसकी विलेयता कितनी होगी, दो होगी। क्योंकि विलेयता की डेफिनेशन तो यही दे रहे हैं कि घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है आपके पास में, विलेयता कहलाती है। अब यहां पे अगर सबसे पहले अपन विलेयता गुणनफल लिखना चाहे, केएसपी लिखना चाहे, तो विलेयता गुणनफल तो डेफिनेशन क्या होती है, आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, यानी Pb2+ आयन की सांद्रता और आपके पास में आयोडाइड आयन की सांद्रता। मोलों की संख्या कितनी है, दो, तो ये सांद्रता के किस में है, घात में। तो केएसपी बराबर, अब देखो आपके पास में Pb2+ आयन की विलेयता तो कितनी थी, एस, और आयोडाइड आयन की विलेयता कितनी थी, 2s, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास में 4s³ हो जाएगा। तो यहां से देखो केएसपी आपके पास में क्या आ गया संबंध, केएसपी बराबर आपके पास में 4s³ हो गया। अगर मैं यहां से s की वैल्यू ज्ञात करना चाहूं तो s बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, केएसपी बटा आपके पास में कितना हो जाएगा, 4, और इसकी पावर कितनी कर दूंगा, 1/3। तो ये किस में संबंध हो गया, विलेयता और विलेयता गुणनफल में। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, देखो विलेयता और विलेयता गुणनफल में अपन तीसरे विद्युत अपघट्य की बात करते हैं। देखो त्रि एक संयोजी, क्या बोलूं, त्रि एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए, त्रि एक संयोजी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के, इनको अपन बोलते हैं किस प्रकार के विद्युत अपघट्य, AB3 प्रकार के। इस प्रकार के, AB3 प्रकार के। अगर अपन AB3 प्रकार के विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया, मैंने एल्यूमिनियम फ्लोराइड ले लिया, देखो AlF3, एल्यूमिनियम त्रिसंयोजी और फ्लोराइड आपके पास में एक संयोजी है। तो देखो ये एक्वस में घुलेगा और वियोजित होकर, अगर विलीन अवस्था में, तो आपके पास में वियोजित होकर क्या देगा, एल्यूमिनियम 3+ आयन देगा, और आपके पास में कौन सा आयन देगा, फ्लोराइड आयन देगा। कितने देगा, फ्लोराइड आयन 3। तो एल्यूमिनियम 3+ आयन की ये एक्वस में आपके पास में, एक्वस में, तो बताओ एल्यूमिनियम 3+ आयन के मोलों की संख्या कितनी है, एक, तो इसकी विलेयता तो केवल कितनी होगी, एस होगी। और इसके मोलों की संख्या 3 है, तो इसकी विलेयता कितनी होगी आपके पास में, 3s होगी। अब विलेयता गुणनफल की अपन डेफिनेशन देखें तो केएसपी बराबर क्या कहता है, आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, यानी एल्यूमिनियम 3+ आयन की सांद्रता और आपके पास में किसकी, फ्लोराइड आयन की सांद्रता, और मोलों की संख्या कितनी, इसकी 3, किसमें, पावर में। तो इसके लिए विलेयता का मान कितना हो गया आपके पास में, s है, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 3s की पावर आपके पास में कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका मतलब s इंटू और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास में, 27s³ हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 27s की पावर कितना हो जाएगा आपके पास में, 4। ये किसके बराबर आ गया आपके पास में, केएसपी बराबर। तो अगर मैं s की वैल्यू यहाँ पे विलेयता ज्ञात करना चाहूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा, केएसपी बटा आपके पास में कितना हो जाएगा, 27, और s की पावर 4 थी, तो पावर 4 को उठाऊंगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो ये बताओ किस में संबंध हो गया, त्रि एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए विलेयता और विलेयता गुणनफल में क्या हो गया संबंध। अरे देखो यहां पे लिखूं मैं त्रिद्वि संयोजी या द्वित्रि संयोजी, द्वित्रि संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए, संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए अगर इस प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए अपन बात करते हैं तो ये हो गया आपके पास में, जैसे इसको लिखने में अपन A2B3 प्रकार के, ये अपन बोल सकते हैं A3B2 प्रकार के विद्युत अपघट्य हो गए, प्रकार के विद्युत अपघट्य। अगर इनका एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास में हो गया आर्सेनिक सल्फाइड, ये देखो आपके पास में आर्सेनिक सल्फाइड हो गया,
आर्सेनिक आपके पास में त्रिसंयोजी है और सल्फाइड आपके पास में द्विसंयोजी है। ये मान लो आपके पास में अल्प विलेय विद्युत अपघट है, इसका जितना भाग आपके पास में विलयन में घुलेगा वियोजित होकर आपके पास में क्या देगा, आर्सेनिक 3+ आयन। इसके तो खुद के कितने देगा, ये 2। और सल्फाइड के आपके पास में कितने आयन मिलेंगे, आपके पास में सल्फर 2- में कितने मिलेंगे, 3। तो आपके पास में विलयन के अंदर आर्सेनिक के तो कितने मोल आपके पास में 2 और सल्फाइड के कितने 3, तो इसकी विलेयता तो कितनी होगी 2s और इसकी विलेयता कितनी होगी आपके पास में 3s होगी। तो केएसपी अगर विलेयता गुणनफल की अपन डेफिनेशन से अगर लिखना चाहे तो अपन बोलेंगे आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, यानी आर्सेनिक T+ आयन की सांद्रता और मोलों की संख्या कितनी है 2, और अपन बोलेंगे सल्फाइड आयन की सांद्रता और मोलों की संख्या कितनी है इसकी 3। अब बताओ केएसपी बराबर आपको पता आर्सेनिक आयन की तो विलेयता कितनी है आपके पास में 2s की पावर कितनी हो जाएगी 2, और आपके पास में सल्फाइड आयन की विलेयता आपके पास में कितनी है 3s है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 3s की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब केएसपी बराबर अपन लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4s² इंटू ये कितना हो जाएगा 27s की पावर कितना हो जाएगा 3, यानी अपन इसको लिख सकते हैं 27 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 108s की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में 5 हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं एस विलेयता ज्ञात करना चाहूं तो विलेयता बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, KSP बटा आपके पास में कितना हो जाएगा 108 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में 1/5। तो ये बताओ संबंध हो गया आपके पास में किसमें, विलेयता और विलेयता गुणनफल में। तो ये इस प्रकार के तो आपको यहां पे सीधा संबंध पूछेगा, विद्युत अपघटित देके पूछेगा भाई ये विद्युत अपघटित, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक एक संयोजी है, द्वि संयोजी है या त्रि संयोजी है, या एक द्विसंयोजी है या द्वि एक संयोजी है, या एक त्रिसंयोजी है त्रि एक संयोजी है या द्वि संयोजी है। तो इन विद्युत अपघट्यों के लिए आपको विलेयता और विलेयता गुणनफल में क्या देखने पड़ेंगे, संबंध देखने पड़ेंगे। देखो अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके पास में कैल्शियम फ्लोराइड के लिए विलेयता गुणनफल का मान कितना दे रखा 2 × 10⁻12 है। तो आयनों की कौन सी सांद्रताओं पर कैल्शियम फ्लोराइड का क्या प्राप्त होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। देखो अवक्षेप की कंडीशन आपको पता थी कि केएसपी का मान, अगर यहां पे अपन कैल्शियम फ्लोराइड की बात करते तो ये कैल्शियम फ्लोराइड आपके पास में वियोजित होकर एक्वस में वियोजित होकर कौन सा आयन देगा आपके पास में कैल्शियम 2+ आयन देगा, और आपके पास में 2 कौन से आयन देगा, फ्लोराइड आयन देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विलेयता गुणनफल है इस विलेयता गुणनफल से ज्यादा मान होना चाहिए किसका, कैल्शियम 2+ आयन की सांद्रता और आपके पास में फ्लोराइड आयन की सांद्रता। इन दोनों की सांद्रताओं का जो गुणनफल है ये मान ग्रेटर देन होना चाहिए आपके पास में केएसपी से, तब ही आपके पास में अवक्षेप प्राप्त होगा, नहीं तो अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। यहां पे केएसपी की वैल्यू कितनी दे रही है आपके पास में 2 × 10 की पावर कितनी दे रही है -12, तो ग्रेटर देन होना चाहिए 10 की पावर -12 से किसकी सांद्रता, कैल्शियम 2+ आयन की और आपके पास में फ्लोराइड आयन की सांद्रता। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, कैल्शियम 2+ की तो 10 की पावर -4 दे रखी है, फ्लोराइड की 10 की पावर -6 दे रखी है, तो 10 की पावर -6 6 12 12 और 4 कितने हो जाएंगे आपके पास में 16, तो 10 की पावर -16 तो आपके पास में 10 की पावर -12 से क्या हो गई, छोटी हो गई। दूसरे ऑप्शन में देखो ये दे रखा आपके पास में 10 की पावर -6 ये 10 की पावर -5, तो यहाँ पे अपन 10 की पावर -5 और 5 कितने स्क्वायर है ना, तो 10 हो जाएगा, 10 सर आपके पास में ये 6 वही 16, तो 10 की पावर -16 10 की पावर -12 से क्या होगी आपके पास में छोटी होगी, क्या होगी, छोटी। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट है, यहां पे आपके पास में देखो दे रखा है 10 की पावर -7 और ये 10 की पावर माइनस का कितना दे रखा 2, तो 10 की पावर -7 और 10 की पावर -2 की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास में 7 और 2 की बात करें तो ये 4 4 और 7 कितनी होगी 11 हो गई। यानी यहाँ पे अगर मैं तीसरे ऑप्शन में लिखता हूं तो 2 × 10 की पावर ये आपके पास में -12, जबकि यहाँ पे मान है आपके पास में 10 की पावर -7 और यहाँ पे आपके पास में 10 की पावर -2 का आपके पास में क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो अपन बोलेंगे 10 की पावर आपके पास में टोटल कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस की कितनी हो जाएगी आपके पास में 11 हो जाएगी। जबकि इधर मान दे रखा आपके पास में कितना दे रखा आपके पास में 2 × 10 की पावर माइनस का कितना दे रखा 12 दे रखा है। तो इसका मतलब ये वाला मान ही आपके पास में विलेयता गुणनफल का मान से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो अब है अनुमापन। देखो पिछली साल जेड 2020 के अंदर अनुमापन से क्वेश्चन आया है, अम्ल क्षार की वह क्रिया जिसमें अम्ल की वह मात्रा ज्ञात करना जो क्षार की सही मात्रा के क्या हो, सही रासायनिक तुल्यांक हो, क्या कहलाता है आपके पास में, अनुमापन कहलाता है। अम्ल क्षार की क्रिया करवाने पर जिस पीएच का मान 7 प्राप्त होता है उसे उदासीन या तुल्यांक बिंदु कहते हैं, जिसे सूचक के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है।
क्या क्या किया जा सकता है, ज्ञात। तो सिंपल सी देखो, अनुमापन जो ट्राइट्रेशन अपन पढ़ते हैं, तो अम्ल क्षार की वह क्रिया जिसमें अम्ल की वह मात्रा ज्ञात करना जो क्षार की सही मात्रा के क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक होता है। तो क्या कहलाता है आपके पास में, अनुमापन कहलाता है। और अपन बोलते हैं अम्ल क्षार की क्रिया करवाने पर पीएच का मान 7 प्राप्त होता है। उस जिस बिंदु पर 7 प्राप्त होता है उसको उदासीन बिंदु कहते हैं। इस उदासीन बिंदु को अपन किसके द्वारा, सूचक के द्वारा ज्ञात करते हैं। देखो सूचक की पीएच प्रास दे रखी है आपके पास में, ये सूचक की यहाँ पे क्या है, पीएच प्रास। देखो मेथिल ऑरेंज की पीएच प्रास होती है 3 से 4.5, मेथिल रेड की होती है 4.2 से 6.3, फिनोप्थेलिन की होती है 8.3 से 10, फिनोल रेड की होती है 6.8 से 8.4, और आपके पास में ब्रोमो हाइमोल की इसकी प्रास होती है 6.0 से 7.6। तो देखो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं परबल अम्ल और परबल क्षार के मध्य अनुमापन। तो इसमें उदासीन बिंदु पर जो पीएच परिवर्तन होगा वो 3 से 10 होता है। तो 3 से 10 होता है, तो 3 और 10 तक पीएच रेंज किसकी होती है, दोनों की होती है। देखो फिनोप्थेलिन भी आ जाएगा, क्योंकि इसके 8.3 से लेके कहां तक थी, 10 तक। और कौन आ जाएगा, मेथिल ऑरेंज भी। तो दोनों सूचक काम में लिए जाते हैं। ये पिछली बार जेट में क्वेश्चन आ गया, ये जेट 2020 में आपके पास में क्वेश्चन आ गया। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य बस उदासीन बिंदु पर पीएच परिवर्तन याद रखना, 6.5 से कहां तक होता है, 10 तक। तो यहां पे आपके पास में कौन काम आएगा, फिनोप्थेलिन आएगा, ब्रोमोथाइमोल आएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मध्य अनुमापन, तो यहाँ पे अंतिम बिंदु पर जो पीएच परिवर्तन होता है वो कितने से होता है, 3 से 7 तक। अब 3 से 7 की बात करें तो यहाँ पे जो पीएच परास वाला जो सूचक आएगा वो कौन सा आएगा, मेथिल ऑरेंज आएगा। कौन आएगा, मेथिल ऑरेंज। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के मध्य अनुमापन की बात करते तो अंतिम बिंदु पर पीएच परिवर्तन 6 से 8 तक होता है। तो यहाँ पे फिनोल रेड काम में आता है। कौन आता है, फिनोल रेड काम में आता है। तो ये सूचक सीधे आपको याद करने हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लिए, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के लिए। तो ये आपके पास में सूचक यहां से पिछली बार क्वेश्चन है आया था। तो बच्चों ये आपके पास में साम्य वाला चैप्टर पूरा हो गया। आयनिक साम्य हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सिंपली क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपको मैटर जितना पढ़ा है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप आराम से इसको देखो, पढ़ो, और क्वेश्चंस जो करवा रखे हैं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। थैंक यू।